हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एकेडमिक विंग्स के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम देखने वाले हैं इज़राइल और फ़िलिस्तीन कन्फ्लिक्ट के बारे में। इज़राइल और फ़िलिस्तीन का जो विवाद है वो वर्तमान समय में काफ़ी चर्चा में बना हुआ है और ये 66वीं बीपीएससी मेंस की जो परीक्षा होने वाली है उसमें जीएस पेपर 1 के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक साबित हो सकता है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में कि क्यों इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच हालिया विवाद हो रहा है, इसका भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसका वैश्विक समुदाय पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसमें किस देश की क्या भूमिका है, क्या वर्तमान स्थिति है, क्या पास्ट में क्या स्थिति थी, ये सारी चीज़ों को आज हम देखेंगे। तो पहले हम ये देखते हैं कि ये हाल में चर्चा में क्यों रहा, अभी वर्तमान जो स्थिति है वो क्या है, क्यों ये विवाद उत्पन्न हुआ अचानक से, ये देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं। तो पहले क्या हुआ कि कंटिन्यूसली इरप्टिंग वायलेंस बिटवीन फिलीपींस एक्सट्रीमिस्ट एंड इजराइल आर्मी हैव टेकन द फॉर्म ऑफ वार ऑन 10 मई। ये 10 मई की जो तारीख है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है इजराइल और फिलिस्तीन के विवाद को लेकर के। 10 मई का जो तारीख है वो इजराइल के लिए विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है, ये हम आगे देखेंगे। तो होता क्या है कि 10 मई की तारीख को ये एक हिंसक झड़प के रूप में शुरू हुआ इजराइल के जो सैनिक थे उनके बीच में और जो गाजा पट्टी यानी कि जो फिलिस्तीन के जो कुछ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के जो लोग हैं, एक हमास नाम का ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कि इजराइल आतंकवादी संगठन मानता है, वो तो उन दोनों के बीच में एक तरीके से ये विवाद शुरू होता है जो धीरे धीरे युद्ध का शक्ल ले लेता है और ये काफ़ी भीषण परिणाम इसके होते हैं जो आगे देखते हैं हम लोग। दूसरा पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट हम लोग का ये होगा कि जो फिलिस्तीन के तरफ से, जो गाजा पट्टी की तरफ से, जो हमास नाम का जो संगठन है, जो उसने रॉकेट लॉन्चर्स का यूज़ किया, 3500 से 4000 के करीब रॉकेट, 3500 से 4000 के करीब गोले दागे गए इजराइल के ऊपर। और इजराइल में भी एक स्थान है उस जगह पे तेल हवीब जो कि इजराइल की राजधानी मानी जाती है, वहाँ पे 3500 से 4000 रॉकेट लॉन्च किया गया वहाँ पे फिलिस्तीन की जो एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है हमास उसके द्वारा। तो इजराइल का क्या हुआ कि इजराइल ने अपने चारों तरफ, अपने जो टेरिटरी है उसके चारों तरफ एक आयरन डोम जैसा बना रखा है अमेरिका की मदद से, जिससे क्या होता है कि कोई भी जो रॉकेट होती है उसको वो डिस्ट्रॉय कर देता है हवा में, उसको लोकेट करके, और उसके बाद वो उस टारगेट को हिट करता है, जिससे उसका खुद का नुकसान तो बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल अमाउंट में होता है, लेकिन उसके जो ओपोनेंट्स होते हैं उनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। तो यही यहाँ पर गाजा पट्टी के साथ भी हुआ कि गाजा पट्टी से तेल अवीव के ऊपर रॉकेट लॉन्च तो किया गया, लेकिन उसमें नुकसान तेल अवीव का न होकर के गाजा पट्टी का ज़्यादा हो गया, जहाँ पे भी फिलिस्तीन का एक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमास है। अगला जो कारण है वो है कि इजिप्ट जो है वो एक राष्ट्र है, अरब देश है, जिसके बीच में मध्यस्थता के बाद 20 मई 2021 को एक सीज फायर का अनाउंस किया गया। 20 मई की रात को सीज फायर अनाउंस किया गया इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में। किसकी मध्यस्थता पे? तो मिस्र की, जिसको कि इंग्लिश में इजिप्ट कहते हैं, इसकी मध्यस्थता पे ये वर्तमान स्थिति है कि ये हुआ। अब आगे देखते हैं कि क्यों ये विवाद गहराया, इसका अगला जो परिप्रेक्ष्य है वो उसको देखते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका क्या है, क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही जिसके कारण इजराइल और फिलिस्तीन के बीच अक्सर विवाद होते रहते। ये कोई पहला मर्तबा नहीं है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद हुए हैं, इससे पहले कई बार इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हो चुके हैं विवाद। तो इसका जो सिनारियो शुरू होता है वो प्रथम विश्व युद्ध यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के आसपास से शुरू होता है। उसमें सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान की बातें भी आती है, फिर यूनाइटेड नेशन का क्या रोल रहा इसमें, ब्रिटेन का क्या रोल रहा, ये सभी देखते हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान क्या होता है कि उस वक्त जो ये फिलिस्तीन का जो क्षेत्र है, जो अभी फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में बटा हुआ ये जो क्षेत्र था, उस पर ऑटोमन साम्राज्य का कब्जा था। ऑटोमन साम्राज्य वहां पे शासन करती थी, जो कि एक इस्लामिक स्टेट थी। उसके उस वक्त क्या होता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार, जिसका कि पीरियड 1914 से 1918 का होता है, इस दौरान एलाइड पावर और एक्सिस पावर दो ग्रुप के बीच प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। एलाइड पावर की ओर से ब्रिटेन, फ्रांस वगैरह लड़ रहे थे और एक्सिस पावर की ओर से कुछ मुस्लिम देश थे जिसमें कि ऑटोमन टर्की, ऑस्ट्रिया हंगरी वगैरह ये लोग लड़ रहे थे। लेकिन क्या होता है इस वक्त कि इसमें एक्सिस पावर जो थे उनकी हार हो जाती है, यानी कि टर्की का जो क्षेत्र रहता है, जो ऑटोमन साम्राज्य होता है, वो हार जाते हैं। उस वक्त क्या नियम था कि जो भी साम्राज्य हारती थी, जो भी देश हारती थी, उसके टेरिटरी पे जीते हुए देश का कब्जा होता था।
तो चूंकि एक्सिस पावर हार गई और एलाइड पावर की जीत हुई, तो एलाइड पावर की ओर से जो सबसे पावरफुल ब्रिटेन थे उनका कब्जा हुआ इस क्षेत्र पे, जो फिलिस्तीन का जो उस वक्त जो क्षेत्र था उस क्षेत्र पे ब्रिटेन का कब्जा हो गया इसके ऊपर। तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान का सिनारियो हुआ, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 के दौरान। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे घटनाक्रम आगे बढ़ता है। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यानी कि 1939 से 1945 के दौरान, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास, उस दौरान क्या होता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हम जानते हैं कि ब्रिटेन की स्थिति कमजोर हो गई थी, जिसका एक परिणाम यह भी रहा कि भारत की आज़ादी में ब्रिटेन का सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण इकोनॉमिक रूप से, सैन्य रूप से ये कमजोरी जो थी वो भी भारत की आज़ादी में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो उस दौरान ब्रिटेन का कमजोर होना, ये फिलिस्तीन वाले क्षेत्र पे उसका कमजोरी साबित हो गया। वहां पे उसका जो नियंत्रण था वो पहले जैसा नहीं रहा। जो देश ब्रिटेन को पहले ज़्यादा सपोर्ट करते थे उसको कैप्चर करने के लिए वो अब उसको सपोर्ट नहीं करने लगे। तो इस कारण से हुआ कि ब्रिटेन ने उस क्षेत्र पर से अपना एक तरीके से उस प्रकार का प्रभाव छोड़ दिया, उस तरीके का प्रभुत्व नहीं रखा। तो ये मामला चला गया यूनाइटेड नेशन के पास, जो कि 1945 के आसपास। तो उस दौरान ये नई नई संगठन थी, यूनाइटेड नेशन जो ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र जो संगठन थी वो उस वक्त काफ़ी नई थी। तो ये जब मामला यूनाइटेड नेशन के पास गया तो यूनाइटेड नेशन ने इस पर एक फैसला लिया। उसने क्या किया, इस क्षेत्र को बांट दिया दो देशों में। यूनाइटेड नेशन ने अपने हिसाब से दो देशों की मान्यता दी और उसको बांट दिया दो क्षेत्र में। एक क्षेत्र दे दिया जिसको कि अरब राष्ट्र कहा जाने लगा, अरब स्टेट, या फिर वो जो फिलिस्तीन का जो हिस्सा है वो कहा जाने लगा। एक पार्ट दे दिया इजराइल यानी कि यहूदी धर्म को जो मानने वाले लोग थे उनको दे दिया, और एक जेरूसलेम का जो क्षेत्र था जिसको कि हिंदी में यरूशलेम कहते हैं, इस क्षेत्र को अपने पास रख लिया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के पास रख लिया। ये जो बंटवारा हुआ वो इस तरीके से हुआ कि 48% हिस्सा यानी कि 48% हिस्सा जो था वो चला गया फिलिस्तीन के पास, 44% हिस्सा जो था वो इजराइल यानी कि यहूदी धर्म को जो मानने वाले लोग थे उनके पास चला गया, और 8% का हिस्सा जो रहा वो जेरूसलेम का जो हिस्सा था वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने पास रख लिया उसको। तो ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो बंटवारा हुआ, ये कब हुआ, तो ये हुआ था 1947 में 1947 में 29 नवंबर 1947 को ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये बंटवारा किया गया। तो अभी तक हम ये समझ गए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या सिनारियो था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आखिर क्या ऐसा हुआ कि जिसके कारण यूएन का इस पे दखल अंदाजी बढ़ा और ब्रिटेन का इस पर प्रभुत्व घट गया। तो ये चीज हम देखते हैं। अब क्या होता है कि चूंकि ये सिनारियो तो आगे बढ़ चुका था, अरब देश को बांट दिया गया था, इजराइल को बांट दिया गया था, लेकिन चूंकि अरब देश उस वक्त ज्यादा ताकतवर थे, उन्होंने इजराइल को यानी कि एक यहूदी राष्ट्र को मान्यता नहीं दी, उन्होंने इस विभाजन को स्वीकार नहीं किया। उनके इस विभाजन को स्वीकार न करने के कारण क्या हुआ कि इजराइल का अस्तित्व उस तरीके से आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन होता क्या है कि 1948 में जो अरब देश थे, जिसमें कि इजिप्ट हो गया, जॉर्डन हो गया, सीरिया हो गया, ये और भी कई देश, इन्होंने संयुक्त रूप से यहूदी जो संगठन था यानी कि इजराइल, उसके ऊपर अटैक कर दिया। लेकिन अटैक करने के बावजूद उनके कोई खास फायदा हुआ नहीं, और इजराइल जो है उन्होंने इसकी संयुक्त सेना को हरा दिया। इस क्षेत्र में जब इजराइल की जीत हुई तो जो 48% और 44% और 8% का बंटवारा यूनाइटेड नेशन ने किया था, इजराइल ने भी उसको नहीं माना, और इजराइल का जो 44% का एरिया था उसने उसको उससे भी ज्यादा बढ़ा लिया, और जो अरब राष्ट्र के जो क्षेत्र थे उसको भी कब्जा करना शुरू कर दिया। ये एक युद्ध का पहला चरण शुरू हुआ था, ऐसा नहीं था कि ये पहला और आखिरी युद्ध था। 1948 के बाद 1967 में भी युद्ध हुआ। 1967 में अरब देशों ने फिर से इजराइल के ऊपर आक्रमण किया, लेकिन इस वक्त तक इजराइल काफी ज्यादा मजबूत हो चुका था, उसको अमेरिका का भी साथ मिल रहा था। अमेरिका का साथ मिलने का कारण यह था कि अमेरिका में इजराइल के बाद सबसे ज्यादा यहूदी लोग अमेरिका में ही रहते हैं। दुनिया में दो जगह ही सबसे ज्यादा यहूदी धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, सबसे ज्यादा इजराइल में और उसके बाद अमेरिका में। इस कारण से भी अमेरिका इजराइल को सपोर्ट करता है। तो 1967 तक इजराइल काफी ज्यादा मजबूत हो चुका था। तो उस वक्त जो युद्ध हुआ अरब देशों के साथ उसको 6 डे वार के नाम से जाना जाता है। ये 5 मई से 10 मई 1967 को हुआ, और इसमें एक तरफा जीत हुई इजराइल की।
इसराइल ने अरब देशों को बहुत बुरी तरीके से हरा दिया और उसके बहुत सारे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। ये जो युद्ध का सिलसिला शुरू हुआ और इस तरीके से क्षेत्र कब्जा करने का शुरू हुआ, तो जो 44% का क्षेत्र अलॉट किया गया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसराइल को, वो काफी ज्यादा बढ़ गया। और जो 48 का परसेंट का क्षेत्र जो अरब देशों यानी कि फिलिस्तीन के क्षेत्र को दिया गया था, ये घट के आ गया 12%। वर्तमान स्थिति यह है कि इसराइल जो है वो बढ़ गया है और फिलिस्तीन का जो क्षेत्र है वो सिर्फ और सिर्फ 12% रह गया है। और इसराइल के साथ अगर युद्ध यही होता रहा तो वो आगे और भी कब्जा हो जाने की चांसेज हैं। तो आगे देखते हैं। लेकिन अरब देश बार बार हारने के बावजूद भी मान नहीं रहे थे। 1987 में क्या होता है, उन्होंने एक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, एक सांप्रदायिक संगठन को बनाया जिसका नाम हमास रखा। और ये क्या करती थी कि हिंसा के माध्यम से उस क्षेत्र को वापस पाने का हमास ने कोशिश किया। ये 1987 की घटना है। लेकिन धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय दबाव में दोनों क्षेत्र बार बार युद्ध कर रहे थे, तो एक तरीके से शांति बहाली की भी प्रक्रिया की कोशिश हुई, जो कि 1916 में ओस्लो पीस प्रोसेस से भी शुरू होता है, जापान। अब क्या जो ये क्षेत्र जो है, जो गाजा पट्टी के बारे में जो सुना जाता है, वो गाजा पट्टी क्या है, तो ये एक इजिप्ट और इजराइल के बीच का एक क्षेत्र है। इजिप्ट और इजराइल के बीच का एक सीमा है जो कि 40 किलोमीटर लंबा और 10 किलोमीटर चौड़ा, और इसकी जो जनसंख्या है वो मात्र 20 लाख है। इसी गाजा पट्टी से जो हमास संगठन के जो आतंकी हैं वो हमला करते हैं तेल हबीब क्षेत्र पर, और यहाँ की जो आबादी है वो मात्र 20 लाख लोगों की है। और इस 20 लाख में से भी लगभग 60 to 70% जो है वो रिफ्यूजी है, शरणार्थी हैं। वो चाहे यहूदियों द्वारा भगाए गए हों या फिर युद्ध जो 1948 में हुआ उसके बाद जो शरण लिए हुए हैं वो हों, ये वही शरणार्थी हैं। अब आगे देखते हैं क्यों ये रिसेंट कंट्रोवर्सी हुआ। अभी हाल में जो कंट्रोवर्सी दोनों देशों के बीच में फिर से उत्पन्न हुई है वो क्यों हुई है, तो ये अल अक्सा मस्जिद। अब अल अक्सा मस्जिद क्या है, तो जेरूसलेम का नाम आपने सुना है। जेरूसलेम में ही एक ये अल अक्सा मस्जिद है। ये तीनों धर्म, चाहे वो ईसाई हो, ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हों, चाहे वो मुस्लिम यानी कि इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हों, चाहे वो यहूदी हो, ये तीनों धर्म का पवित्र स्थल माना जाता है। ये अल अक्सा मस्जिद जो कि जेरूसलेम में ही है। इसमें इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में कहा जाता है कि जेरूसलेम में वो एक रात रुके थे, तो उनके लिए भी एक पवित्र स्थल माना जाता है। इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र स्थल मक्का और मदीना के बाद ये माना जाता है। ईसाई लोगों के लिए भी ये कहा जाता है कि जो ईसा मसीह थे उनको फांसी यहीं दी गई थी और उनका जो पुनर्जन्म हुआ था वो भी यहीं हुआ था, इसी स्थान पे। और जो यहूदी लोग हैं वो भी इसी जगह को पवित्र मानते हैं। यहाँ पे एक वेस्टर्न वॉल नाम की जगह है, ये भी यहूदियों के लिए काफी पवित्र मानी जाती है। अब क्या होता है कि जो लोग फिलिस्तीन के जो लोग थे उनको अल अक्सा मस्जिद पे जमा नहीं होने दिया गया। वो जमा क्यों होना चाहते थे, तो ये रमजान का महीना था, वो इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हैं, तो यहाँ पे ये नमाज अदा करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए यहाँ पर गैदर होना चाहते थे। लेकिन इजराइल की जो सेना ने थी वो किसी भी तरह के गैदरिंग को मंजूरी नहीं दी और इस कारण से दोनों देशों के बीच विवाद शुरू हुआ। यह पहला कारण था। अब दूसरा कारण क्या है, डेमोग्राफिक चेंज। ईस्ट जेरूसलेम, यरूशलेम का जो क्षेत्र है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है सैद्धांतिक रूप से, वेस्ट और ईस्ट। तो ईस्ट यरूशलेम जो है उसको फिलीपींस अपना राजधानी मानता है, यानी कि जो स्वतंत्र फिलिस्तीन स्टेट का फॉर्मेशन होगा, इंडिपेंडेंट फिलिस्तीन स्टेट का, उसकी राजधानी फिलिस्तीन के लोग ईस्ट यरूशलेम को बनाना चाहते थे क्योंकि उनके धर्म की पवित्रता यहां से जुड़ी हुई है, इस कारण से। तो उसका डेमोग्राफिक चेंज, डेमोग्राफी पे वहां पे लोग का, वहां पर कल्चर का इस तरीके का जो चेंज हो रहा था, इसके कारण भी दोनों के बीच में टकराव की स्थिति बनी। अब 10 मई क्यों है, क्या है 10 मई का दिन इंपॉर्टेंट, तो 1948 में जो दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ 1948 में, ये 10 मई को खत्म हुआ और इसी 10 मई को इजराइल के द्वारा विजय दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इस कारण से भी दोनों देशों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है। और सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण जो अभी सिचुएशन है वहां का इजराइल का, वो इजराइल का करंट पॉलिटिकल सिस्टम है। करंट पॉलिटिकल सिस्टम जो इजराइल की है वो काफी अनस्टेबल है। पिछले 4 सालों में वहां पर कई बार सरकार बदल चुकी है। जो अभी वहां के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू,
वो अंतरिम प्रधानमंत्री बनी हुई है। मार्च 2021 में वहां जो संसदीय चुनाव हुआ उसमें किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली, तो एक इंटरिम गवर्नमेंट का वहां पर फॉर्मेशन हुआ जिसके कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। तो इसका एक कारण यह भी माना जाता है कि वो राष्ट्रवाद के नाव पे सवार होकर वो चुनाव जीतना चाहते हैं, इस कारण से उन्होंने हाल फिलहाल इस संघर्ष को आगे बढ़ाया है। अब आगे देखते हैं। फिलिस्तीन की क्या मांग है, फिलिस्तीन के लोगों की क्या मांग है। तो इजराइल शुड मूव बैक इट बाउंड्री लाइक बिफोर 1967। 1967 में जो युद्ध हुआ था तो उससे पहले जो 48% का जो क्षेत्र था वो फिलिस्तीन के पास था और 44% का जो क्षेत्र था वो इजराइल के पास था। लेकिन वर्तमान में जो है वो 12% का ही मात्र क्षेत्र फिलिस्तीन के पास है। तो फिलिस्तीन की ये मांग है कि इजराइल जो है वापस से इस स्थिति पे आ जाए, इससे घट के। तो एक ही मांग ये है। दूसरा मांग ये है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट फिलिस्तीन स्टेट इन द वेस्ट बैंक एंड गाजा पट्टी। ये जो गाजा पट्टी है और वेस्ट बैंक है इसको उन्होंने, इजराइल ने युद्ध में 1948 और 1967 के युद्ध में कब्जा किया था, और जब इसमें कब्जा कर लिया तो इसको जाकर के उन्होंने अपने इजराइल में यहूदी राज्य में मिला लिया। तो फिलिस्तीन इसको भी इंडिपेंडेंट करना चाहती है। दूसरा, रीसेटलमेंट ऑफ रिफ्यूजीज हु बिकेम होमलेस इन 1948। 1948 के युद्ध में जो रिफ्यूजी बने जो लोग, उनको रीएस्टेब्लिश करना, रीसेटलमेंट करना, उनको कहीं पे घर देना, उनको एस्टेब्लिश करना। और तीसरा, ईस्ट यरूशलेम जो है उसको इंडिपेंडेंट फिलिस्तीन स्टेट की राजधानी घोषित करना। यह सबसे बड़ा विवाद का जड़ है। इस पर कब्जा ना तो इजराइल के लोग छोड़ना चाहते हैं और ना तो फिलिस्तीन के लोग छोड़ना चाहते, क्योंकि धार्मिक मामला है ये। अब क्या है, इजराइल की क्या डिमांड है। तो इजराइल की डिमांड यह है कि सॉवरेन राइट उसका होना चाहिए किस पे, यरूशलेम जो स्थान है। ये फिलिस्तीन की भी यही मांग है कि उसका भी वहां पे सॉवरेन राइट होना चाहिए, और इजराइल की भी यही मांग है कि यरूशलेम का जो क्षेत्र है उस पर उसका एकाधिकार हो, संप्रभुत्व अधिकार हो। दूसरा क्या है, ग्लोबल एक्सेप्टेंस ऑफ इजराइल एज ए यहूदी नेशन। इजराइल को एक यहूदी राष्ट्र के रूप में ग्लोबल मान्यता मिले, जो कि बहुत सारे देशों ने अभी तक उसको नहीं दी है, खास के मुस्लिम राष्ट्रों ने अभी तक उसको नहीं दी है। अब हम मैप के माध्यम से कुछ समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या वर्तमान स्थिति है और क्या पास्ट सिचुएशन था। जो यूनाइटेड नेशन ने जो 1947 में, नवंबर 1947 में जो प्लान किया था, उस वक्त के हिसाब से ये है कि चारों तरफ से मुस्लिम कंट्री से घिरा हुआ, चाहे वो लेबनान हो, सीरिया हो, जॉर्डन हो, इजिप्ट हो, और बीच में जो ये क्षेत्र था उस वक्त संयुक्त था। तो इसी का ये उस वक्त बंटवारा किया गया था कि जो अरब स्टेट है, अरब स्टेट दिया गया ये, और जो बीच का जो क्षेत्र है जो लाइट कलर में आपको दिख रहा है वो ज्यूइश का स्टेट, यानी कि जो ज्यू धर्म को जो फॉलो करते थे, जो यहूदी थे, जो जुडाइन धर्म को फॉलो करते थे, उसको, यानी कि इजराइल को ये बांटा गया। और जो जेरूसलेम इंटरनेशनल सिटी थी, जो कि बीच का ये भाग है, इसको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने पास रख लिया। ये 1947 की स्थिति थी। अब आगे बढ़ते हैं। 1949 में क्या होता है, जब 1948 में एक युद्ध हुआ, उसके बाद की स्थिति क्या हुई। ये जो इस क्षेत्र में जो बहुत सारे स्थान थे और जो इस क्षेत्र में भी कुछ कुछ और ज़्यादा स्थान थे, इसको इजराइल ने कब्जा कर लिया। कब, 1948 में जो वार हुआ अरब देशों के साथ और उसमें इजराइल की जीत हुई, तो जीत के बाद उन्होंने कब्जा कर लिया और फिलिस्तीन का जो क्षेत्र है वो धीरे धीरे घटना शुरू हो गया। ये 1948 की घटना है। अब आगे देखते हैं। अब 1967 जो 6 डे वार जो हुआ था उसकी घटना देखते हैं। अब 6 डे वार में देखते हैं, लैंड ऑक्युपाइड बाय इजराइल इन 1967। ये इतना बड़ा क्षेत्र है, वो इजराइल का ये एरिया है, वो धीरे धीरे बढ़ते चला जा रहा है। और ये वेस्ट बैंक का एरिया, यरूशलेम का एरिया, ये जो पहले फिलिस्तीन के अंदर आता था, अरब स्टेट के अंदर आता था, उसको इजराइल ने अपने अंदर में कब्जा कर लिया। गोलन हाइट्स का क्षेत्र है, इसको इजराइल ने अपने अंदर में कब्जा कर लिया। ये जो गाजा पट्टी का जो क्षेत्र है, जहां पे भी एक आतंकवादी संगठन हमास नाम की आतंकवादी संगठन रहती है, उसको भी इजराइल ने कब्जा कर लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, इजराइल की जो आज की बाउंड्री है। इजराइल का क्षेत्र यहां से यहां तक पूरा बना हुआ है, और बीच में बीट्स एंड पीसेज में, छोटे छोटे टुकड़े में, जो कि फिलिस्तीन के लोग हैं
वो रहते हैं, और यहाँ पे गाजा पट्टी पे लगते हैं। ये दो जगह फिलिस्तीन के लोग रहते हैं और बाकी पूरा जो है वो इजराइल का स्थिति है। इसमें दो तरह के लोग रहते हैं। जो वेस्ट बैंक का जो क्षेत्र है, यहाँ पे जो कुछ फिलिस्तीन के लोग रहते हैं, वो नरम दल कह सकते हैं आप उनको। वो अपनी मांग के लिए हिंसा नहीं करते, वो अहिंसक रूप से प्रोटेस्ट करते हैं और उनकी फिर अपने डिमांड को प्रेजेंट करते हैं। लेकिन यहां पर जो लोग रहते हैं वो हमास के माध्यम से अपने डिमांड को प्रेजेंट करते हैं, वो हिंसा को अपनाते हैं और गोला बारूद का इस्तेमाल करते हैं। अब एक और मैप है जिसके इसमें देखा जा सकता है एक कम्युलेटिव रूप से कि कैसे ये ग्रीन वाला जो क्षेत्र है, ये पहले फिलिस्तीन हुआ करता था और आज ये ग्रीन वाला क्षेत्र ये 2000 जो से डिकेड है इसकी ये प्रेजेंट सिनारियो है। और ये कैसे 1917 से 1940 के दौरान की, फिर 1947, फिर 1948, 1967 और फिर 2000, तो इस दौरान जो जो घटनाएं हुई, किस तरीके से फिलिस्तीन सिकुड़ता चला गया और किस तरीके से इजराइल जो है वो फैलता चला गया, इजराइल एक बड़ा और पावरफुल राष्ट्र बनता चला गया। इस तरीके से देख सकते हैं। अब क्या है कि अब हमारा अगला टॉपिक आता है कि जो फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जो ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये संघर्ष जो चल रहा है, इसका असर क्या होता है वैश्विक समुदाय पे, क्या इसके ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, क्या क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं लोगों को। तो जो मिडिल ईस्ट का जो क्षेत्र है, मिडिल ईस्ट यानी कि एशिया का जो मिडिल ईस्ट का जो क्षेत्र है, खाड़ी देश के आसपास का जो क्षेत्र, वो अनस्टेबल हो जाएगा, वो अस्थिर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो मुस्लिम देश हैं वो इजराइल के आसपास हैं और किसी और मुस्लिम देश पे अटैक होगा तो काफी सारे जो अन्य मुस्लिम देश हैं उनके ऊपर भी असर पड़ेगा। और किसी एक क्षेत्र में अगर युद्ध होता है तो उसके आसपास के जो जितने भी क्षेत्र होते हैं वो सब इससे ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो थोड़ा ना बहुत भी इस पे प्रभाव पड़ता ही है। अब क्या होता है, राइज इन फ्यूल प्राइसेज, जो तेल के दाम है वो घटेंगे, बढ़ेंगे। जैसे ही खाड़ी के देश में, अरब देश में, गल्फ कंट्री में, मिडिल ईस्ट में, ये सारे अलग अलग नाम है, इसमें अगर किसी भी तरीके की अस्थिरता आएगी, अनस्टेबिलिटी आएगी, तो फ्यूल प्राइस का बढ़ना तय है। और अगर फ्यूल प्राइस बढ़ता है तो ग्लोबल मार्केट पे इसका असर पड़ेगा, क्योंकि फ्यूल एक ऐसा कंपोनेंट है जिसके कारण इकोनॉमी में हर एक एस्पेक्ट पे इसका असर पड़ता ही पड़ता है। नेक्स्ट है रिफ्यूजी का प्रॉब्लम। जब भी कभी युद्ध होता है तो सबसे बड़ा जो समस्या उत्पन्न होती है वो रिफ्यूजी की, शरणार्थी की जो समस्या होती है। और 1971 में जो इंडिया और पाकिस्तान का वार हुआ था, इसके बाद हम लोग भारत की स्थिति देख चुके हैं, कितने ज्यादा शरणार्थी और घुसपैठियों की समस्या आती है। तो इस समस्या को समझा जा सकता है। अब आते हैं रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सिटी, यानी कि धार्मिक जो कट्टरता है, धार्मिक कट्टरपन है, इसको कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि हमास एक धार्मिक संगठन है जो धर्म के आधार पे कट्टरता फैला रहा है। तो अगर ऐसे संगठन आगे बढ़ते रहेंगे तो कहीं ना कहीं जो यूथ होंगे वहां के, फिलिस्तीन के, उसके आसपास के क्षेत्रों के, वो इससे गलत तरीके से प्रभावित होंगे और वो गलत चीजों को ज्वाइन करेंगे, गलत गलत संगठन को ज्वाइन करेंगे, जो उनको कहीं ना कहीं आगे गलत दिशा में ले जाएगा। दूसरा है रोल ऑफ इंटरनेशनल बॉडी। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का जो यहाँ पर भूमिका रही है वो काफी निराशाजनक रही है। यूनाइटेड नेशन की यहाँ पर भूमिका बिल्कुल नेग्लिजिबल कही जा सकती है, क्योंकि आतंकवाद जैसे मुद्दे पे भी अगर वो ग्लोबल एक पीस नहीं पैदा कर सकती है यूनाइटेड नेशन, तो ये उसके लिए एक फेल्योर माना जाएगा। उन्होंने न तो फिलिस्तीन और न तो इजराइल ने उसकी बात मानी, और दोनों तरफ से युद्ध विराम का कोई प्रयास नहीं हुआ जब तक कि इजिप्ट एक मध्यस्थता का कारक नहीं बना। अगला देखते हैं, राइज इन वीपन स्टोरेज। जब भी कभी युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है, युद्ध होती है, तो लोग, जो भी राष्ट्र होते हैं, जो भी दो राष्ट्र के बीच में युद्ध होती है या उनसे ज्यादा के बीच में, तो अपने शस्त्र जो होते हैं, अपना जो वीपन का जो स्टोरेज होते हैं उसको बढ़ावा देते हैं, और इससे कहीं ना कहीं ग्लोबल पीस को खतरा पहुंचता है। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन इजराइल एंड अरब कंट्रीज, यानी कि इजराइल और अरब देश के बीच में क्या स्थिति है। क्योंकि इजराइल जो है, इजराइल अगर इधर है बीच में है, तो वो चारों तरफ से अरब देशों से घिरा हुआ है। तो क्या एक छोटा सा इजराइल इतने सारे अरब देश का मुकाबला अकेले कर रहा है? ये सारे देश मिलकर इजराइल को नहीं हरा पा रहे, ऐसा क्या कारण है? क्या ये लोग एकजुट हैं? देखते हैं कि रिलेशन बिटवीन इजराइल एंड अरब कंट्रीज। तो जो अरब कंट्रीज हैं वो इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हैं, और उसमें क्या है, दो सेक्ट है, दो रूपों में वो बटा हुआ है, सिया और सुन्नी।
शिया धर्म को मानने वाले जो देश है उसमें ईरान सर्वप्रमुख है। ईरान एक प्रमुख माना जाता है। ईरान क्या करता है कि वो हिजबुल्ला एक आतंकवादी संगठन है, एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है लेबनान का, उसके मदद से इजराइल में अस्थिरता फैलाने का प्रयास करता है ताकि जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में विवाद उत्पन्न हो और उस क्षेत्र पे ईरान का प्रभुत्व स्थापित हो जाए। तो ये जो शिया सेक्ट को मानने वाले ईरान की कोशिश है। अब सुन्नी को मानने वाले जो हैं, तो सुन्नी को मानने वाले हैं सऊदी अरेबिया और तुर्की। इन दोनों के बीच में आपस में ही वर्चस्व की लड़ाई चलती रहती है, एक दूसरे को नीचे गिराने में। यूनिटी इनमें के बीच में नहीं है। तो सऊदी अरबिया जो है वो हमास संगठन जो है एक आतंकवादी संगठन है, उसके थ्रू इजराइल में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश करता है ताकि वहां पे उसका वर्चस्व कायम हो सके। लेकिन सऊदी अरब की एक और परेशानी है, वो ज्यादा मुखर होकर के इजराइल का विरोध नहीं कर सकता है, क्योंकि जो अरब क्षेत्र है वहां पे ईरान जो कि एक शिया सेक्ट को मानने वाला देश है उसका प्रभाव बढ़ जाएगा और उसके प्रभाव को काउंटर बैलेंस करने के लिए सऊदी अरब को इजराइल की जरूरत पड़ेगी। तो इजराइल ज्यादा मुखर होकर के सऊदी अरब के विरोध में बात नहीं करता। अब अगला आते हैं तुर्की पे। तुर्की के साथ भी यही समस्या है। तुर्की में क्या है कि एक कुर्द संप्रदाय है और वो भी अपने डिमांड को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए, अपने आप को एक तरीके से स्वायत्तता प्रदान करने के लिए। तो अगर तुर्की ने इजराइल के खिलाफ ज्यादा मुखर होकर के आवाज उठाई, ज्यादा उनका अगेंस्ट बातें की, तो कुर्द संप्रदाय का जो बढ़ावा है, कुर्द संप्रदाय के जो विरोध है वो और ज्यादा सामने। रोल ऑफ यूरोप देखते हैं। यूरोप जो है वो कभी भी एकजुट अरब देश नहीं देखना चाहता है। अगर उसको पता है कि अगर यूरोप की प्रभुत्व को बनाए रखना है, यूरोप का जो प्रभुत्व है उसको हर जगह मेंटेन करना है, तो जो ये खाड़ी देश हैं, जो ये मुस्लिम धर्म को मानने वाले जो देश हैं, चाहे वो जॉर्डन हो, सीरिया हो, फिलिस्तीन हो, इन सबको आपस में लड़ाते रहना है ताकि वो एकजुट ना हो सके। क्योंकि अगर वो एकजुट हो जाएंगे तो यूरोप का जो वर्चस्व है वो धीरे धीरे घट जाएगा। यूरोप को जो ऑयल का सप्लाई होती है उसको रोका जा सकता है, तो यूरोप की इंडस्ट्रियल पॉलिसी को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। इसलिए यूरोप जो है वो बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर के कॉशियस रहता है कि कहीं भी अरब नेशनलिज्म को बढ़ावा न मिले, क्योंकि वो धर्म के आधार पर उस राष्ट्रवाद का निर्माण होगा तो वो ज्यादा मजबूत होगा। अब भारत की क्या पॉलिसी है? तो भारत की पॉलिसी जो है वो फिलिस्तीन को लेकर के और इजराइल को लेकर के क्या है। फिलिस्तीन जो है वो 1947 में फिलिस्तीन को बंटवारे के लिए, ताकि वो उसका इजराइल और फिलिस्तीन में अरब स्टेट में बंटवारा किया जा सके, इसके लिए यूनाइटेड नेशन में जो वोटिंग हुई थी उस वक्त भारत ने फिलिस्तीन के पक्ष में वोट किया था और इसके बंटवारे का विरोध किया था। ये एक पहला इंस्टेंस था जहां पे भारत ने फिलिस्तीन का समर्थन किया। दूसरा क्या हुआ जी, भारत पहला गैर अरब राष्ट्र था, पहला नन अरब कंट्री था जिसने कि फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दी थी। हालांकि आज भी फिलिस्तीन की मान्यता एक राष्ट्र के रूप में बहुत सारे देशों ने नहीं दी है विश्व स्तर पर। तो भारत के रूप में इजराइल और फिलिस्तीन में अगर देखें तो फिलिस्तीन की ओर ये रुख रहा है भारत का। अब इजराइल की ओर क्या रहा है ये देखते हैं। तो 17 सितंबर 1950 को, यानी कि 1948 में इजराइल ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया युद्ध के बाद। तो उसके बाद से 17 सितंबर 1950 को ऑफिशियल पॉलिटिकल रिकॉग्निशन दिया भारत ने इजराइल को, एक साझेदार बनाया, एक राजनीतिक रूप से उसको मान्यता दी। और 1992 तक आते आते पूर्ण रूप से दोनों देशों के बीच संबंध स्थापित हो गए। तो यहां हम देख सकते हैं कि भारत का इजराइल और फिलिस्तीन दोनों के साथ रिलेशन रहा है। भारत ने दोनों के साथ एक अच्छा रिलेशन बना के रखा। इस टाइप की जो पॉलिसी होती है इसको हम कहते हैं डीहाइफेनेशन पॉलिसी। कुछ इसी टाइप की पॉलिसी अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के बीच अपनाई थी, जब वो उन दोनों देशों के बीच की जो आपसी जो झगड़े थे उसको दूर रखकर वो अपनी पॉलिसी को निर्माण करता था। अब आगे देखते हैं। और आज के वीडियो का जो आखिरी टॉपिक है, जो कंक्लूजिव पार्ट जो होता है, जो हम कंक्लूड कर रहे हैं इसको कि आगे क्या है देखा जाए, वे फॉरवर्ड। तो ये टू नेशन थ्योरी भी एक समस्या का समाधान हो सकता है, परमानेंट सीज फायर भी एक समस्या का समाधान हो सकता है, और जो 1967 से पहले की जो सीमा रेखा थी उसका भी निर्माण किया जा सकता है ताकि शांति की स्थापना हो सके। दूसरा,
जो जेरूसलेम का जो क्षेत्र है उसको ईस्ट यरूशलेम और वेस्ट यरूशलेम में भी डिवाइड किया जा सकता है, जो कि फिलिस्तीन की डिमांड है। हालांकि ये बहुत ही मुश्किल है। 1967 के पहले की स्थिति में भी जाना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इजराइल ने उन क्षेत्रों को जीता है युद्ध करके। परमानेंट सीज फायर, तो फिलहाल तो सीज फायर वहां पर मिस्र के हस्तक्षेप के बाद हो गया है, लेकिन वो कितने दिनों तक वो सीज फायर जारी रहता है ये देखने वाली बात है। और टू नेशन थ्योरी, यानी कि इजराइल का निर्माण और फिलिस्तीन का निर्माण, इजराइल का निर्माण और फिलिस्तीन का निर्माण किया जाना चाहिए। तो ये आज के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारा टेलीग्राम चैनल एकेडमिक विंग्स की आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।